नमस्कार। मैं सचिन कुमार यादव, रचना शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर से आज हम आपको DED-SC ID के सेमेस्टर फर्स्ट पेपर सेकंड जो कि ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लाइफ स्पैन अप्रोचेस के अंतर्गत यूनिट 3.3 जो कि कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डिफिनीशन एंड थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस है। बुद्धि, इंटेलिजेंस। बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। यह भावना और अंतःप्रज्ञा से अलग है। बुद्धि नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने और उसके साथ अनुकूलित होने में सहायता करती है। बुद्धि को सूचना के प्रसंस्करण की योग्यता की तरह भी समझा जा सकता है। अर्थ: बुद्धि एक मानसिक प्रक्रिया है जो व्यवहार के माध्यम से प्रदर्शित होता है। इसके अर्थ को स्पष्ट करने में मनोवैज्ञानिकों में मतभेद है। फिर भी इसे इसी शब्द से जाना जाता है। बुद्धि लैटिन भाषा के दो शब्दों इंटर एंड लैंगी शब्दों से बना है, जिसका अर्थ होता है बहुत में से चयन करना, अर्थात ऐसी क्षमता जो बहुत से चॉइस के बीच में से अनुकूलित विकल्प ढूंढती है। स्टर्नबर्ग 1987 ने बुद्धि को निम्नलिखित अर्थों में बांटा है। पहला, अनुकूलन की योग्यता। इसका समर्थन स्टर्न, रीड और टर्मन ने किया है। दूसरा, अधिगम एवं पूर्वानुभव के प्रयोग की योग्यता है। इसका समर्थन थॉर्नडाइक और हार्किंगहास ने किया। तीसरा, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। इसका समर्थन टर्मन और गैरेट ने किया। परिभाषा: अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहली, मन के अनुसार विपरीत परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नियत ही बुद्धि है। वुड्रो के अनुसार बुद्धि ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है। तीसरा, बर्किंघम के अनुसार सीखने की क्षमता ही बुद्धि है। चौथा, टर्मन के अनुसार बुद्धि
अमूर्त चिंतन या विचारों के संदर्भ में सोचने की क्षमता है। तो ये बुद्धि की कुछ परिभाषाएं थी। इसके बाद हम बुद्धि के सिद्धांत के बारे में बताएंगे। तो बुद्धि के स्वरूप की पूर्ण रूपेण व्याख्या तब हो पाती है जब हम बुद्धि के सिद्धांतों की ओर ध्यान देते हैं। मनोवैज्ञानिकों का प्रारंभ से ही यह प्रयास रहा है कि बुद्धि की व्याख्या करने के लिए वैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाए, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमारे सामने बुद्धि के कई सिद्धांत हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला, स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। दूसरा, गिलफोर्ड का बहुकारक सिद्धांत। तीसरा, कैटल का सिद्धांत। चौथा, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। तो पहला, स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। स्पीयरमैन ने 1904 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसमें इन्होंने प्रयोगात्मक अध्ययनों को कारक विश्लेषण प्रविधि से प्राप्त कर उनके आंकड़ों का विश्लेषण किया और फलस्वरूप बुद्धि की संरचना के दो कारक ज्ञात किए, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। स्पीयरमैन का यह मानना था कि हर व्यक्ति में मानसिक कार्य करने की समान क्षमता भिन्न मात्रा में पाई जाती है, जिन्हें कारक कहते हैं। इसी कारण जी कारक को मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी है। स्पीयरमैन के अनुसार व्यक्ति मानसिक कार्यों को करने में जितना सफल होगा, उसका जी कारक उतना ही अधिक माना जाता है। इसे एक जन्मजात कारक माना गया है। दूसरी तरफ स्पीयरमैन का यह मानना था कि कई मानसिक कार्य एक दूसरे से भिन्न होते हैं और उन्हें करने के लिए व्यक्ति में विशिष्टता होना भी जरूरी है, जिन्हें एस कारक कहा गया। एस कारक की मात्रा भिन्न कार्यों में भिन्न होती है और इस कारक पर प्रदर्शन और पूर्व अनुभूतियों का प्रभाव पड़ता है। किसी खास मानसिक कार्य हेतु एस कारक को प्रशिक्षण देकर बढ़ाया जा सकता है। स्पीयरमैन के इस सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि किसी बौद्धिक कार्य में जी तथा यस कारक दोनों सम्मिलित होते हैं, जिसमें जी कारक का महत्व अधिक है। अब हम चर्चा करेंगे दूसरे सिद्धांत का, जो कि गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत है। तो गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के सभी तत्वों को 3 बीमाओं में विभाजित किया गया है।
जो निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है संक्रिया, दूसरा है विषय, तीसरा है उत्पादन। तो संक्रिया में व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप को संक्रिया कहते हैं। संक्रिया के आधार पर मानसिक क्षमताओं के 6 भाग हैं, जिसमें पहला है मूल्यांकन, दूसरा है अभिसारी चिंतन, तीसरा है अपसारी चिंतन, चौथा है स्मृति धारण, पांचवा स्मृति अभिलेख और छठवां है संज्ञान। इसका दूसरा विषय वस्तु वह क्षेत्र जिनके एकांशों या सूचनाओं के आधार पर संक्रियाएं की जाती है, उसे विषय वस्तु कहते हैं। एकांशों के 5 भाग होते हैं: दृष्टि, श्रवण, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहार परक। तीसरा है उत्पादन। विशेष प्रकार की विषय वस्तु के साथ की गई संक्रिया के परिणाम को उत्पादन कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार परिणाम के 6 भाग इस प्रकार हैं: इकाई, वर्ग, संबंध, पद्धतियाँ, रूपांतरण और आशय। गिलफोर्ड के इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की व्याख्या 3 बीमाओं के आधार पर की गई है तथा हर बीमा के कई कारक हैं। संक्रिया बीमा के 6 कारक, विषय वस्तु के 5 कारक एवं उत्पादन बीमा के 6 कारक दिए गए हैं और इस तरह कुल 180 कारक होते हैं। अब तीसरे सिद्धांत की हम चर्चा करेंगे, जो कि कैटल का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के इस सिद्धांत का प्रतिपादन कैटल ने 1963 और 87 में किया, जिसमें इन्होंने 2 महत्वपूर्ण तत्व बताए हैं: तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। कैटल ने तरल बुद्धि को स्पीयरमैन के जी कारक के समान माना एवं यह भी स्पष्ट किया कि तरल बुद्धि वंशानुगत कारकों से निर्धारित होती है। साथ ही साथ इसका संबंध तर्कणा क्षमता से भी होता है। दूसरी ओर कैटल ने बताया कि ठोस बुद्धि व्यक्ति के अर्जित तथ्यात्मक ज्ञान पर निर्धारित होती है। इसमें वे क्षमताएं आती हैं जो व्यक्ति अपने जीवन की अनुभूतियों में तरल बुद्धि का उपयोग करके अर्जित करता है। कैटल का यह मानना था कि ठोस बुद्धि के विकास में तरल बुद्धि एक सीमा निर्धारित करती है, जो कि इस बात से स्पष्ट किया जा सकता है कि अपनी अनुभूतियों से सीखने की क्षमता के विकास, सीमा निर्धारण आनुवांशिक कारकों से किया जाता है। कैटल ने यह भी बताया कि तरल बुद्धि का अधिकतम विकास किशोरावस्था में होता है।
पर ठोस बुद्धि का विकास वयस्कावस्था में भी होता रहता है। तो ये था कैटल का सिद्धांत। अब हम चर्चा करेंगे गार्डेनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। गार्डेनर 1989 ने अपने प्रतिपादित सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण बात बताई है कि बुद्धि एकाकी न होकर बहुकारकी स्वरूप की होती है, तथा ये भी बताया कि समान बुद्धि में 7 क्षमताएं होती हैं जो कि एक दूसरे से स्वतंत्र भी होती है, और मस्तिष्क में हर क्षमता के संचालन का नियम भी अलग होता है। बुद्धि की क्षमता के 7 प्रकार वर्णित हैं, जिसमें पहला है भाषाई बुद्धि। वाक्यों या शब्दों की बोध क्षमता, शब्दावली, शब्दों के क्रमों के बीच संबंधों को पहचानने एवं सदृश्यता की क्षमता। दूसरा है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक चित्र को मानसिक रूप में परिवर्तन करने और स्थानिक कल्पना शक्ति करने की क्षमता। शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गति पर नियंत्रण रखने की क्षमता को, सावधानी पूर्वक वस्तुओं के उपयोग करने की क्षमता को शारीरिक गतिक बुद्धि कहते हैं। सांगीतिक बुद्धि। तारतम्य और लय को प्रत्यक्षण करने एवं सांगीतिक समर्थता विकसित करने की क्षमता को सांगीतिक बुद्धि कहते हैं। व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। भावों एवं संवेगों को मॉनिटर करने, उनमें विभेद करने की क्षमता को व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि कहते हैं। व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं, आवश्यकताओं एवं प्रेरणाओं को समझने की क्षमता को व्यक्तिगत अन्य बुद्धि कहते हैं। तो गार्डेनर का यह भी मानना है कि हर व्यक्ति में उपयुक्त मात्रा में बुद्धि होती है, पर कुछ कारकों की वजह से कोई बुद्धि अधिक निर्धारित हो जाती है। यह सातों बुद्धि एक दूसरे से अंतःक्रिया करती है, अतः अर्ध स्वायत्त तंत्र में कार्य करती है, परंतु किसी मस्तिष्कीय क्षति होने के कारण किसी एक तरह की बुद्धि क्षतिग्रस्त हो सकती है। इसका अन्य बुद्धि पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो यह था गार्डेनर साहब के बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो आज हमने आप लोगों को बुद्धि के बारे में बताया, जिसमें हमने उसकी मीनिंग, कॉन्सेप्ट और परिभाषा को बताया, और बुद्धि के सिद्धांतों की भी चर्चा की। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, और फिर भी कोई समस्या आती है तो उसकी चर्चा करिएगा। तो प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न है, बुद्धि को परिभाषित करते हुए
स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत को लिखिए, और दूसरा है गार्डेनर के बहुकारक सिद्धांत की व्याख्या करिए। फिर मिलेंगे।